नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार पाटीदार और आज हम भूगोल पढ़ेंगे जिसमें हम 11th क्लास की ज्योग्राफी जिसकी पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, जिसके लेसन फर्स्ट है भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यही लेसन 9th क्लास में भी दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। इस टॉपिक में हम भारत का नामकरण, भारत के राज्य और राजधानियां, भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, कर्क रेखा, भारत की मानक समय रेखा और भारत का आकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत का नामकरण फारसवासी या ईरान के जो लोग थे वह स को क्या बोलते थे, ह, और यहाँ पर जो नदी बहती है सिंधु नदी, तो स का उच्चारण क्या हो गया, ह, तो सिंधु से क्या हो गया, हिंदू हो गया, इसलिए इस भूभाग का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। आगे हम देखते हैं कि यूनानी और जो रोम के लोग थे वह सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस रिवर, और इसलिए इस भूभाग का नाम क्या हो गया, इंडिया। और पौराणिक जो ग्रंथ है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम पर इस भूभाग का नाम क्या हो गया, भारत हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए हम देखते हैं इन प्रदेशों को। देखिए, भारत का 26वां राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को किससे अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर। 27वां राज्य बना उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। 28वां राज्य बना झारखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। और 29वां राज्य बना तेलंगाना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अब देखें, 29 राज्य से वापस कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 31 अक्टूबर 2019 को किसमें विभाजित कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसलिए 29 से राज्य कितने हो गए, 28, और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, जम्मू और कश्मीर, और 9वां केंद्र शासित कौन सा बना, लद्दाख बना। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के जो आपके 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियों के नाम। तो ये भारत के 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ, और इधर आपके लिखे हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9, और उनकी राजधानियों के नाम। यहाँ पर एक खास बात आपको याद रखनी है कि आपके 22 से लेकर जो 28 तक जो राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें ध्यान रखना कि उसमें सिक्किम नहीं आता है। कौन सा राज्य नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। तो इन 7 राज्यों को कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको पढ़ने में सुविधा होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। इसको अगर आप देखोगे ये तो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत की स्थिति है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान किसका आता है, भारत का आता है। इसको विश्व के नक्शे पर भी देख लेते हैं। देखिए, पहला स्थान किसका हो गया, रूस का, दूसरा किसका हो गया, कनाडा का, तीसरा किसका हो गया, यूएसए का, चौथा किसका हो गया, चीन का,
5वां किसका हो गया? ब्राज़ील का। 6ठा किसका हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास कर रहा है? 17.5% निवास कर रहा है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम अभी पढ़ेंगे भारत की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ये हो गया पृथ्वी, अभी हम बात कर रहे हैं अक्षांश की, भारत की अक्षांशीय स्थिति की। तो जब भी हम अक्षांश के संदर्भ में बात करेंगे तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा से ऊपर का भाग कौन सा गोलार्ध कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से नीचे का भाग कौन सा गोलार्ध कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश होंगे उनके साथ कौन सा शब्द लगेगा? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी अक्षांश होंगे उनके साथ कौन सा शब्द लगेगा? दक्षिणी अक्षांश लगेगा। अब भारत है वो कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब भी हम अक्षांश की बात करेंगे या तो अक्षांश के साथ उत्तर लगेगा या दक्षिण लगेगा, ये याद रखना। अक्षांश के साथ कभी भी पूरब या पश्चिम नहीं लगेगा। अक्षांश के साथ क्या लगेगा? उत्तर या दक्षिण। और भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। इसलिए भारत या भारत का कोई भी राज्य हो, जब उनकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? उत्तरी अक्षांश शब्द जुड़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार से जब हम देशांतर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको अपन ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या ग्रीनविच रेखा है, वह भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। इस रेखा से इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध, और इस रेखा से इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर होंगे उनके साथ कौन से देशांतर लगेगा? पूर्वी देशांतर। पश्चिमी गोलार्ध में जो स्थान है उनके साथ कौन सा शब्द लगेगा? पश्चिम देशांतर। अब भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भारत के साथ जब भी हम देशांतर के बारे में बात करेंगे, कौन सा देशांतर लगेगा? पूर्वी देशांतर। भारत या भारत का कोई भी राज्य हो, उसके साथ जब भी हम देशांतर की बात करेंगे उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश के संदर्भ में उत्तरी अक्षांश, देशांतर के संदर्भ में पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में इसलिए पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की अब स्थिति। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत विषुवत रेखा के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। इसलिए कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए जब भी हम अक्षांश स्थिति की बात करेंगे उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? उत्तरी अक्षांश। और भारत है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, मतलब कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए कौन सा शब्द आएगा? पूर्वी देशांतर शब्द आएगा। नेक्स्ट हम भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, मैप में देखिए आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा अक्षांश आएगा? उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में चलेंगे अपन तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। और भारत की देशांतर स्थिति की बात करेंगे तो 68 डिग्री, यहाँ गुजरात से लेकर शुरू करें अगर तो 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से लेकर
यहाँ पर लास्ट में अपन देखेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इनके बीच में आपके क्या स्थित है, भारत स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214। देखिए यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल से लेकर यहाँ पर आपके दक्षिणतम, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ आता है, तमिलनाडु में। इंदिरा कॉल कहाँ आता है, जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। यदि पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो कितना है, 2933 किलोमीटर। यहाँ गुजरात से लेकर ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश का लास्ट बिंदु। तो यहाँ से लेकर इस अरुणाचल प्रदेश के लास्ट बिंदु तक कुल लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और यहाँ का जो बिंदु है उसका नाम है गुहर मोती। से लेकर अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है कीबीथू। कौन सा है, कीबीथू तक 2933 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। नेक्स्ट, यदि हम भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु गिने तो कितना डिग्री है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर है, देखिए ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो द्वीप दिख रहा है ये, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा, ग्रेट निकोबार। और उस ग्रेट निकोबार पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और जिसका अक्षांश यहाँ पर दिया हुआ है 6 डिग्री कितना मिनट है, 45 मिनट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और कौन से द्वीप पर आता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क रेखा की। अब कर्क रेखा की बात करने से पहले थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि विश्व में आपकी जो प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी है। तो एक तो ये हो गया 0 डिग्री, जिसको अपन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कौन सी रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कौन सी रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत या उत्तरी ध्रुव व्रत, जो भी बोलना चाहें। और 66.5 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत। और 90 डिग्री जो उत्तर है उसको उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव। अब देखें ये जो बीच का भाग है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, इसलिए कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री 6 महीना सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 6 महीना कैसी पड़ती है, तिरछी, मतलब शीत और उष्ण, मतलब कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, इसलिए इसको कौन सा कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कितने डिग्री अक्षांशों के बीच, 23.5 से लेकर 66.5 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए कौन से कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध। अब देखिए ये रही कर्क रेखा। अब भारत है वो यहाँ पर स्थित है इस वाले भाग में, मतलब भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा जा रही है, इसलिए भारत का आधा भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में, और आधा भाग कहाँ पर आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए कर्क रेखा है वह भारत के मध्य से गुजर रही है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ से ये लाइन कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा, जो भारत के एकदम मध्य में से होके निकल रही है। अब देखें इस कर्क रेखा से जो ऊपर का भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में, और इस रेखा से नीचे का भाग कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध, जो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
ये वाला कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, तो आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में, आधा भाग कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। और इसका सीधा सर्वाधिक प्रभाव या सर्वाधिक लाभ किसको हुआ है, भारतीय कृषि को, क्योंकि इससे भारत में उष्ण कटिबंधीय फसलें भी पैदा होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी पैदा होती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजर रही है। कौन कौन से, इधर से आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये हो गया आपके त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर आपके कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। सारे राज्यों के नाम लिखा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इसको हम आगे देख लेते हैं मैप में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। इधर से त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ये चारों राजधानियां हैं वह कौन सी रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित हैं। सभी राजधानियां कौन कौन सी, भोपाल, रांची, अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानक समय को अपन प्रामाणिक समय भी कहते हैं। कौन सा समय, प्रामाणिक समय। अब क्या होता है, हर देशांतर रेखा का अपना अलग अलग समय होता है जिसको अपन स्थानीय समय कहते हैं, जो सूर्य के आधार पर उसकी गणना होती है। लेकिन जब किसी एक देशांतर रेखा को आधार मानकर पूरे क्षेत्र में उसी समय का निर्धारण किया जाता है तो उस समय को अपन कौन सा समय कहते हैं, प्रामाणिक समय कहते हैं। तो भारत की प्रामाणिक समय रेखा कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कहाँ से गुजरती है, यहाँ से। मैप में देखिए आप लोग, यहाँ से। यह है भारत की प्रामाणिक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस रेखा पर जो समय होता है पूरे भारत में वही समय होता है। और ये रेखा एकदम भारत के, अगर देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत के बीचों बीच से निकल रही है, ताकि पूर्व और पश्चिम के समय में ज़्यादा अंतर नहीं हो, इसलिए भारत के यह बीचों बीच रखी है। और इसको 7.5 देशांतर के गुणांक में इस समय को चुना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। कैसे देखें, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको अपन कौन सी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और यह है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब हमेशा ये याद रखना है कि सूर्योदय हमेशा कहाँ होगा, पूर्व में होता है, ठीक है, पूर्व में पहले होगा, इसलिए पूर्व का समय भी क्या होगा, आगे होगा। इसलिए भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है, इसलिए उसका समय है वो कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे कैसे आए, क्योंकि पृथ्वी है उसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 82.5 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 82.5 × 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपके 5 घंटे और कितने मिनट, 30 मिनट आएगा। और ग्रीनविच है उससे भारत पूर्व में है तो उसका समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रीनविच रेखा है वो कौन कौन से स्थानों से गुजरती है, तो नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ये सभी स्थान कहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो भारत की प्रामाणिक समय रेखा है, ठीक है, वो कितने राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर आपके भारत की प्रामाणिक समय रेखा है वो गुजर रही है। नेक्स्ट, यदि हम स्थानीय समय की बात करें तो हम देखते हैं कि इधर से आपके पूर्व में और पश्चिम में गुजरात, तो इन दोनों का जो समय है, देशांतर है, वो देशांतर का अंतर कितना डिग्री है? लगभग 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे 68 से शुरुआत होती है और 97 के आसपास, 97 और 25 मिनट, तो लगभग ये अंतर कितने का आता है? 30 देशांतर का। और पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4, तो 30 को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 × 4 कर दो तो 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब कितने घंटे? 2 घंटे। मतलब यहाँ के समय और यहाँ के समय में कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है, या 2 घंटे का अंतर है। मतलब यहाँ पर सूर्योदय 2 बजे 2 घंटे पहले होगा, तो यहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे बाद में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का आकार। भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है, जो अपन पहले बता ही चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट, यदि भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में क्या है? विशाल में पर्वत। कौन से पर्वत हैं? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके द्वारा निर्मित क्या है? मैदानी भाग है, ठीक है। बीच का भाग है जो आपके क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गम से बना हुआ, कौन सा भाग है? पठारी भाग है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? थार का रेगिस्तान है। क्या है? थार का रेगिस्तान। और यहाँ पर आपके क्या है? पूर्व और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तटीय मैदानी भाग है। तो भारत है वो भौगोलिक सीमाओं द्वारा क्या है? सीमांकित है, और उसके कारण से भारत को किसकी संज्ञा दी जाती है? उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है।